वेलकम बैक अगेन टू द प्लेटफॉर्म ऑफ रंजन लीगल हब। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लीगल हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक डेट इज पटना केस के बारे में। हम अपना स्क्रीन भी शेयर कर चुके हैं, आप देख सकते हैं। और हम लास्ट में पीडीएफ भी शेयर करेंगे, जो कि अगर आपको ज़रूरी हो तो यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट एंड राइट इट डाउन। बट पहले इसको हम कोशिश करेंगे कि जितना अच्छा से हो सके उतना अच्छा से समझ ले, क्योंकि दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। In our legal history, there are three cases very important. The first is Raja Nand Kumar case, and the second is Patna case, and the third is Koshijura case. These all cases are very important in our legal history. बट पटना केस इन सब में से भी ज्यादा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि पटना केस से शॉर्ट कमिंग ऑफ जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन रिवील हुआ था। इसी कारण से पटना केस जो है ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। और ये जो है सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन का भी निर्धारण किया था, क्योंकि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट तो कलकत्ता में हो गया था, लेकिन उसका ज्यूरिसडिक्शन कहां से कहां तक होगा, दिस इज नॉट डिटरमाइन ऑन दैट एक्ट। बट पटना केस में उसका ज्यूरिसडिक्शन का भी निर्धारण हो गया। पटना ये जो पटना केस है ये कब से कब तक चला था? तो ये 1777 से 1779 तक चला था, यानी कि ये केस 3 साल चला था। और ये सबसे इम्पोर्टेंट केस माना जाता है। अब हम आते हैं कि इस केस में इशू क्या था। सो इस केस में जो था 2 इशू को एक्सपोज किया गया था। द फर्स्ट इशू इज जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ओवर कंपनी जो जुडिशियल ऑफिसर्स, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ऑफिसर्स होते थे, जुडिशियल ऑफिसर्स होते थे, क्या उन पे सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन होगा। एंड द सेकेंड थिंग इज कंफ्लिक्ट बिटवीन सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम काउंसिल। सुप्रीम काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट के पास जो होता रहता था कंफ्लिक्ट, वो दोनों के पास क्या था, कंफ्लिक्ट का कारण क्या था, उसको डिटरमाइन करना। सुप्रीम काउंसिल मीन्स गवर्नर जनरल एंड देयर काउंसिल। जिस तरह हम अभी देखते हैं प्राइम मिनिस्टर एंड देयर कैबिनेट, सेम एज दिस टाइप उस समय होता था गवर्नर जनरल एंड उसके काउंसिल। ये मिल करके करते थे अपना सुप्रीम काउंसिल का निर्माण। और सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम काउंसिल दोनों में हमेशा कन्फ्लिक्ट होता रहता था कि किसका पावर ज्यादा है, सुप्रीम कोर्ट का पावर ज्यादा है या सुप्रीम काउंसिल का पावर ज्यादा है। इसके लिए कन्फ्लिक्ट होता रहता था। बट दिस इज अनदर मैटर, सो वी कांट गो ऑन दिस मैटर। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज रिलेटेड टू पटना केस, सो आई गो ऑन द फैक्ट ऑफ द पटना केस। सो इस केस में 3 कैरेक्टर होते हैं। फर्स्ट शहबाज बेग खान, सेकेंड नदीरा बेगम जो कि शहबाज बेग खान की वाइफ होती है, एंड थर्ड बहादुर बेग जो कि शहबाज बेग खान की नेफ्यू होता है। ये तीनों कैरेक्टर होते हैं और इसी पर ये पूरा का पूरा केस बेस्ड है। अब हम थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड को जानते हैं कि क्या हुआ था। ये जो शहबाज बेग खान है ये कहाँ के निवासी हैं? ये काबुल के निवासी होते हैं। क्योंकि उस समय इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश सारे एक ही कंट्री था, इसलिए वो रहने वाले थे काबुल के, लेकिन वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर काम कर रहे थे फ्रॉम द पटना। वो पटना में आकर ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर काम कर रहे थे। अब जब उनको काम करते करते जब वो काम कर रहे थे पटना में, तो उनको पटना अच्छा लगा और उनका मन हुआ कि अब हम यहीं पे रह जाते हैं, यहीं सेटल हो जाते हैं। तो उनको जब लगा कि अब हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वेल्थ हो चुका है जमा, हमारे पास प्रॉपर्टी हो चुका है, तो वो सोचे कि अब क्यों ना हम पटना में ही सेटल हो जाए। और वो सेटल होने के लिए अपनी वाइफ नदीरा बेगम को बुलाते हैं। अपनी वाइफ नदीरा बेगम को जब वो बुलाए तो दोनों मिलकर के पटना में रहने लगे। अब हुआ क्या, जब नदीरा बेगम पटना में रही उनके साथ, तो नदीरा बेगम इम्पोर्टेंट रहती है जिसको एक भी संतान नहीं होता है, जिसके कारण अब दोनों में बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई कि अब इतना सारा प्रॉपर्टी संभालेगा कौन। तो दोनों मिलके सोचे कि एक सन को अडॉप्ट करते हैं। अब जब एडॉप्टेशन की बात आई तो सोचे कि किसको हम अडॉप्ट करें, सॉरी फॉर डेट। अब सोचे कि किसको हम अडॉप्ट करें, तो दोनों मिलके इस कंक्लूजन पे पहुंचे
कि क्यों ना हमारा जो नेफ्यू है बहादुर बेग जो काबुल में रहता है उसको ही बुलाएं और उसको ही हम लोग अडॉप्ट कर ले। दोनों की सहमति हुई, दोनों मिल करके ये डिसीजन लिए और तब बहादुर बेग को काबुल से पटना बुलाया जाता है। बहादुर बेग को कहा गया कि आप यहाँ आइए, हम आपको अपना एडॉप्टेड सन बनाएंगे और आपको हमारे प्रॉपर्टी का लीगल हेयर बनाएंगे। बहादुर बेग ये सुन करके काबुल से पटना आ जाता है और उनके साथ रहने लगता है। लेकिन इससे पहले कि शहबाज बेग खान बहादुर बेग को अपना लीगल हेयर बना सकते, उससे पहले ही किसी कारणवश इनकी डेथ हो जाती है। अब जब इनकी डेथ हो गई तो नदीरा बेगम, उस समय तो नदीरा बेगम भी बोली थी कि हाँ हम बनाएंगे इसको अपना लीगल है, इसको बुलाइए। लेकिन नदीरा बेगम देखती है कि ये बहादुर बेग जो है ये सेल्फिशनेस बिहेवियर का है, इसके पास सेल्फिश बिहेवियर है, ये स्वार्थी है, जिसके कारण ये देखी कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए ही यहाँ आया है और जैसे ही इसको प्रॉपर्टी मिलेगा तो ये हमको यहाँ से भगा देगा। अब ये इस बात को सोच करके नदीरा बेगम कहती है कि चूंकि आई एम द वाइफ ऑफ शहबाज बेग खान, सो सारा प्रॉपर्टी पे कंट्रोल मेरा होगा, मेरा राइट होगा पूरा प्रॉपर्टी पे। अब इसी बात को लेकर के बहादुर बेग चल जाते हैं पटना के प्रोविंशियल कोर्ट में। अब जब पटना के प्रोविंशियल कोर्ट में गए तो वहां पे जब ये जाते हैं तो उन्होंने देखा कि वो वहां पे जाकर अपना आर्गुमेंट रखते हैं। अब आर्गुमेंट जब वो रखे तो उन्होंने कहा बहादुर बेग कि चूंकि शहबाज बेग खान हमको अपना अडॉप्टेड सन मानते थे और हमको अपना लीगल हेयर बनाना चाहते थे, तो ये सारा प्रॉपर्टी उस अगर व्यू से देखे तो हमारा होना चाहिए। लेकिन ये जो नदीरा बेगम है ये अपना एक डॉक्यूमेंट पेश करती है, ये 3 डॉक्यूमेंट पेश करती है। फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो होता है वो होता है डॉवर डीड, जिसको कि हिंदी में मेहरनामा बोलते हैं। सेकेंड डॉक्यूमेंट इज गिफ्ट डीड, जिसको हिबानामा बोलते हैं। एंड द थर्ड इज एक्नॉलेजमेंट, जिसको कि इकरारनामा बोलते हैं। अब ये तीनों डॉक्यूमेंट पेश करती है और कहती है कि अकॉर्डिंग टू मोहम्मदन पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ, ये तीनों डॉक्यूमेंट के बेसिस पे सारा प्रॉपर्टी हमारा होना चाहिए क्योंकि हम शहबाज बेग खान की वाइफ हैं। अब पटना का जो प्रोविंशियल कोर्ट है वो इस केस में कोई कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण वो एक काजी और मुफ्ती जो कि मुस्लिम के हाईएस्ट ऑथोरिटी माने जाते हैं, जिस तरह हिंदू में पंडित होते हैं, क्रिश्चियन में पादरी होते हैं, उसी तरह मुस्लिम में होते हैं काजी और मुफ्ती। उनको पटना का प्रोविंशियल कोर्ट करती है सेलेक्ट कि आप जाइए और इनसे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी जानकारी है वो ला करके आप प्रोविंशियल कोर्ट को प्रोवाइड कीजिए। तो ये काजी और मुफ्ती जाते हैं और जा करके पटना के प्रोविंशियल कोर्ट में कहते हैं कि ये जो वाइफ के द्वारा पेश किया गया है, नदीरा बेगम के द्वारा डॉर डीड, गिफ्ट डीड और एक्नॉलेजमेंट, ये फॉल्स डॉक्यूमेंट है। और ये जो नदीरा बेगम है ये तीनों डॉक्यूमेंट फॉल्स डॉक्यूमेंट कोर्ट में दी है। ये सारा प्रॉपर्टी चूंकि बहादुर बेग को एडॉप्टेड सन माना गया था, इसलिए बहादुर बेग को ही देना चाहिए। क्योंकि नदीरा बेगम उनकी वाइफ है तो एक हिस्सा उसको भी दे दीजिए, यानी कि प्रॉपर्टी का 4 भाग में, 4 पार्ट में डिवाइड होगा प्रॉपर्टी, जिसमें कि 3 पार्ट बहादुर बेग को मिलेगा और 1 पार्ट नदीरा बेगम को मिलेगी। अब पटना का प्रोविंशियल कोर्ट काजी और मुफ्ती के बाद से ही अपना जजमेंट प्रोनाउंस कर देते हैं इन द फेवर ऑफ बहादुर बेग। अब यहाँ पे तो हो जाता है। अब चूंकि वहां पे बोला गया था कि ये नदीरा बेगम जो है फॉल्स डॉक्यूमेंट पेश की थी, कौन कौन सा, डॉवर डीड, गिफ्ट डीड एंड एक्नॉलेजमेंट, जिसके कारण नदीरा बेगम को जो है वो सजा हो जाती है और नदीरा बेगम जेल चली जाती है। अब जब फिर नदीरा बेगम जेल से बाहर निकलती है तो वो जाती है अपना इस केस के विरुद्ध अपील लेकर के सदर दीवानी अदालत में। और वहां जाकर के जब ये अपील में जाती है तो वहां जाकर के काजी, मुफ्ती और बहादुर बेग पर एक केस भी करती है। वो कहती है कि जब ये तीनों इंक्वायरी में आए थे तो उस समय हमारे ऊपर असॉल्ट किए, बैटरी कमिट किए, फॉल्स, और हमको फॉल्स इम्प्रिजमेंट दिलवाए, क्योंकि उन्होंने ये रिपोर्ट दिया कि डॉ डीड, गिफ्ट डीड और एक्नॉलेजमेंट तीनों जो है ये तीनों फॉल्स डॉक्यूमेंट है। बट नहीं, ये तीनों सही डॉक्यूमेंट है और उन्होंने ये गलत कहा, जिसके कारण हमको इम्प्रिजमेंट हुआ।
और अदर इंजरी के लिए उनको लायबल ठहराती है और इस कहती है कि हमको इन सब ये सब हमको किया जिसके थ्रू हमको कंपनसेशन दिया जाए, और ये प्रॉपर्टी जो है ये प्रॉपर्टी हमारा होना चाहिए इन तीनों डॉक्यूमेंट के बेसिस पे। लेकिन जब वो जाती है तो उस समय देखती है कि सदर दीवानी अदालत में जो है बहुत सारे केसेस पेंडिंग रहते हैं जिसके कारण इनकी केस की सुनवाई नहीं हो पाती है। तो वो यहाँ से एग्रीव्ड होकर के डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है। अब जब ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है तो वहां पे देखती है कि हाँ यहाँ पे हमारा केस का सुनवाई हो सकता है, और सुप्रीम कोर्ट इस केस को लगातार 10 दिनों तक हेयरिंग पे रखता है, लगातार इस केस को सुनता है, और तब जाके सुप्रीम कोर्ट सारे डॉक्यूमेंट्स को देखता है कि हाँ ये डॉक्यूमेंट तो सही है। तब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं, सारा प्रॉपर्टी जो है वो वाइफ के नाम पे ही जाएगा, यानी कि नदीरा बेगम का ही सारा प्रॉपर्टी होगा, और बहादुर बेग को इस प्रॉपर्टी पर कोई हक नहीं है। और चूंकि ये सब मिल करके उनके साथ असॉल्ट कमिट किए, बैटरी कमिट किए, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट नदीरा बेगम को दिलवाए एंड अदर इंजरी उनके ऊपर कमिट किए, तो इन सब के लिए उनको जो 3 लाख रुपया का जुर्माना देना होगा नदीरा बेगम को। अब चूंकि काजी मुफ्ती और बहादुर बेग के पास अब प्रॉपर्टी तो रहा नहीं, तो उन्होंने कहा कि हमको इतना अब एबिलिटी नहीं है कि हम दे पाए 3 लाख रुपया जो है कंपेंसेशन के रूप में। तो वो सब कहते हैं कि हमको पैसा नहीं हम दे सकते हैं। तो जैसे ही आया कि अब पैसा नहीं दिया जा सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा को और बढ़ा दिया, और जैसे ही सजा बढ़ा तो वो तीनों जेल चल गए और सारा प्रॉपर्टी जो है वो चला गया नदीरा बेगम के नाम पे हो गया। तो इस केस से मेन रूप से यही बताया गया है कि कोई भी चीज, चाहे वो एडॉप्टेड सन का हो या लीगल हेयर बनने का हो, जब तक वो रिटन डॉक्यूमेंट में नहीं होता है तब तक उसकी कोई एविडेंसरी वैल्यू नहीं होगी। और इस तरह से ये पटना केस यहीं पे कंप्लीट होता है। और इसी के तरह सेम है राजा नंद कुमार केस और कोसी जुड़ा केस, जो कि ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब जैसा कि हम पहले बोले थे कि हम देंगे आपको पीडीएफ भी, सो दिस इज द पीडीएफ, इफ यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट then write it down in your notebook. Okay, take a screenshot as soon. Okay, so this is conclusion. Here the topic is completed. So that's all about the Patna case in my side. Thank you for joining and listening. Thank you so much.